गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोयम पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट। ये पोयम जो है वो कंपोज बाय हमारे बहुत ही फेमस पोइट जिनका नेम है पाब्लो, जिनका पेन नेम जो था वो नफाली रिकार्डो रेस था। पेन नेम का मतलब होता है जो उनका लीगल नेम से पहले, जैसे हम लोग के पेन नेम होते हैं जो हम अपना सेकंड नेम रखते हैं, दैट्स कॉल्ड अ पेन नेम। वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिले। और ये जो हमारे पोइट है, इन्हें ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। इन्हें 1971 में नोबेल प्राइज मिला था, वो भी फॉर लिटरेचर। ही रोट इन ग्रीन इंक विच was his personal symbol for desire and hope. His writing are simple, wherein lies their beauty. अब इसके बाद हम विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी पोयम पर आएंगे कि इस पोयम में एग्जैक्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं। द पोयम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो, द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals, and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, इस पोयम के थ्रू हमारे पॉइंट जो है वो सिंपली बस इतना बताना चाहते हैं कि हमें पीस और साइलेंस बनाना है। वो हमें इसकी इम्पोर्टेंस बताने वाले हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, किस तरह से ये इफेक्ट करती है। पीस और साइलेंस जो है हमारी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकता है, इस पोयम में एग्जैक्ट हमारे पॉइंट ने इसे एक्सप्लेन किया है। चलिए समझते हैं। पहले हम इस पोयम का लिटरल मीन जानेंगे और फिर इस पोयम का मेटाफोरिकल मीन, एंड साथ ही साथ में हम इसकी राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स और लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में हम आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि इसमें फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, नाउ वी will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, the poem is written in free verse. It does not follow any rhyme scheme. ये पोयम जो है कहीं से भी कोई भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं कर रही है। ये बिल्कुल ही फ्री वर्स में लिखी हुई। देखिए पहले दिया हुआ है 12, फिर लास्ट में दिया हुआ है स्टिल, देन अर्थ, देन लैंग्वेज, फिर सेकेंड एंड लास्ट में मच। पूरी तरह से ये जो पोयम है वो फ्री वर्स में दी हुई है। इसमें राइम स्कीम और राइम वर्ड्स नहीं पाए जाते। अब चलिए इसका लिटरल मीन पहले जानते हैं हम। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम क्या करने वाले हैं? द पोइट आस्क्स एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन देयर माइंड। जो पोइट हैं वो सभी से बोल रहे हैं कि आप अपने माइंड में 12 काउंट करिए। द नंबर 12 रिप्रेजेंट द आवर ऑफ द डे और द मंथ्स ऑफ अ ईयर। जिस जगह पर ये जो 12 नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर, मंथ्स ऑफ ईयर एंड आवर्स ऑफ द डे। And second line में, and we will all keep still. He wants all of us to be calm and still at that time. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. इसमें क्या वो बोल रहे हैं? He wants of us to be the calm and still. People across the nation have to unite together, so they shall not speak their own languages. Rather, they all shall keep quiet and speak the language of silence. वो बोल रहे हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सारी चीजों को 1 सेकेंड के लिए स्टॉप कर देना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड साथ ही साथ एट लीस्ट 1 मोमेंट के लिए नो वन शैल मूव हिज आर्म्स आइदर टू सिग्नल और टू फाइट और आर्ग्यू विद ईच अदर। ये इसका लिटरल मीन था। अब आते हैं इसके मेटाफोरिकल मीन पे। इसका मेटाफोरिकल मीन ये होगा कि इसमें हमारे पॉइंट जो हैं वो ये बता रहे हैं, द पॉइंट हियर रिक्वेस्ट एवरीवन
to count till 12 in their own mind and to stop for a while. और वो कह रहे हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है और उस समय सभी चीजों को स्टॉप कर देना है। मे बी दिस 12 referred by the poet in is the 12 hours in the clock or the 12 months in the year. He wants everyone to stop and calm down. और वो चाहते हैं कि वो जब 12 तक हम अपने माइंड में कुछ काउंट करेंगे उस समय हम हर चीज को स्टॉप कर देंगे, काम कर देंगे, कोई भी मोमेंट नहीं करेंगे। The poet urges everyone not to speak any language. अच्छा, यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है कि उस 12 तक काउंट करने में हम किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? As we all know that there are different languages spoken in different parts of the earth. जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में अर्थ पर बोली जाती हैं। यानी कि ये जो लैंग्वेजेस हैं कहीं ना कहीं हमारे बीच बैरियर्स क्रिएट करती हैं। Sometimes become a barrier in our way for peace. ये बैरियर क्रिएट करती हैं पीस में, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं, हमें एक दूसरे से अलग सेपरेट करती हैं। सो ही आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, इसलिए वो बोल रहे हैं सभी से कि आपको उन 12 तक काउंट करते टाइम बिल्कुल भी बोलना नहीं है। फिर उन्होंने क्या बताया? ही आस्क पीपल नॉट टू स्पीक एंड नॉट ओनली दिस, ही आल्सो वांट्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स। अच्छा, मूविंग आवर आर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है? मूविंग आवर आर्म्स का मतलब जो ये बाय यूजिंग द वर्ड आर्म्स है, ही मीन्स द वेपन्स। ही आर्म्स का मतलब यहाँ पर वेपन से है, विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। फाइनली हमारे पोएट जो हैं इसमें पीस की डिमांड कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि हमें 12 तक काउंट करना है चीजों को और उस टाइम पर हमें पूरी तरह से काम रहना है एंड किसी भी लैंग्वेज में हमें उसमें नहीं बोलना है और हमें अपने आर्म्स को भी बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, हमें किसी के अगेंस्ट वेपन्स नहीं उठाने हैं, हमारे माइंड जो है वो पूरी तरह से साइलेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर मैं इस स्टेंजा में बात करूं तो इस स्टेंजा में आपको एजोनेंस देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा एजोनेंस कैसे हम पहचानते हैं? एजोनेंस में क्या होता है, जब वॉवेल साउंड जो है वो रिपीट होता है तो वहां पर एजोनेंस पाया जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले स्टेंजा में एजोनेंस किस तरह से है। नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आर्म्स सो मच। दोनों लाइन बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर वॉवेल साउंड ओ और ई दोनों ही वॉवेल हैं और ये रिपीट हुए हैं, इसलिए इन दोनों लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एजोनेंस होगा इसमें। अब जब टू कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड देयर, वहां पर क्या होता है? एनाफोरा। जब दो कंसेक्यूटिव लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं तो वहां क्या होता है? एनाफोरा। चलिए देखते हैं इस पोयम में एनाफोरा कहां पर है। इस पोयम में लाइन नंबर आप देखिए 4th एंड 5th दोनों ही लेटर्स से स्टार्ट हो रही हैं। जब लेटर्स से स्टार्ट हो रही हैं इसलिए यहां पर एनाफोरा है। एंड आप एक चीज तो बहुत ही सिमिलर सी आप देख रहे हो कि चीजें जो है वो रिपीटिशन में है और जब चीजें रिपीटिशन में होती हैं तो वहां पर एलिट्रेशन पाया जाता है। वहां क्या पाया जाता है? एलिट्रेशन। तो फाइनली क्या निकल कर आया? इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच निकल के आया आपके सामने। कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने आए? फर्स्ट आपका आया एजोनेंस, सेकेंड आया एनाफोरा एंड थर्ड है एलिट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमें 3 फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिले। एजोनेंस जो कि वॉवेल रिपीट होने पर होता है, एनाफोरा जो 2 कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्टिंग विद द वर्ड लेटर्स, तो यहाँ पर एनाफोरा है, एंड एलिट्रेशन
The repetition of a constant sound at the start of two or more closely placed words. तो यहाँ पर alliteration भी है. I hope अभी आपको फर्स्ट स्टेंजा पूरा क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेंजा पर. सेकंड स्टेंजा में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together. In a sudden strangeness, fishermen in the cold sea would not harm whales, and a man gathering salt would look at his hurt hands. चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है. It would be an exotic moment. White says that it would be a rare situation where there will be no engines working. ऐसा वो बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी जब कोई भी इंजन वर्क नहीं कर रहा होगा. Here he wants to state that if everything comes to stand still, it will be a very different moment. ये बहुत ही डिफरेंट मोमेंट होगा जब हर चीज पूरी तरह से स्टैंड स्टिल होगी. If all the engines, lights, the vehicles and also machines stop, then there will be a sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness. जब ये जो व्हीकल के इंजन्स हैं, जो मशीन के इंजन्स हैं, जब ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएंगे तो वो बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन होगी. एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन calmness. People will not be a rush to achieve material things one after another. यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, It would be an exotic moment without rush, without engines. Without engines का मतलब हम लोग जो है सिर्फ रस करते रहते हैं मटेरियल थिंग्स की वजह से. मतलब इतनी ज्यादा हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हमें अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता. हम चीजों को, अपने अचीवमेंट्स को बढ़ाने के लिए, चीजों को पाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उसमें बिजी रहते हैं. वही बता रहे हैं जब हम पूरी तरह से चीजों को स्टॉप कर देंगे, पीपल विल नॉट बी अ रश टू अचीव मटेरियल थिंग्स वन आफ्टर अनदर. फर्दर द पॉइंट सेज, और उसके बाद हमारे पॉइंट क्या बता रहे हैं, द फिशरमैन विल आल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म व्हेल्स इन द सी. जो फिशरमैन होंगे वो जो व्हेल एनिमल्स होंगे या हमारी जो व्हेल फिश है उसे हार्म नहीं करेंगे. यानी कि यहाँ पे हमारे पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं. पर जब सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी तो वो एक ऐसा मोमेंट होगा जब कोई फिशरमैन का मतलब है ह्यूमन बीइंग, व्हेल्स का मतलब है इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा होगा. Here he gives the examples of whales and fishermen. And he also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. फिर उन्होंने क्या बताया, we would all be together in a sudden strangeness. Fisherman in the cold sea would not harm whales. And a man gathering salt would look at his hurt hands. फिर वो क्या बता रहे हैं, for this he gives the examples of the man who gathers salt whose hands are hurt. जो साल्ट गैदर करते हैं उनके हैंड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं साल्ट गैदर करते समय, पर वो कंटिन्यूअसली अपना वर्क करते जाते हैं, उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता है कि वो अपने हैंड्स को कितना ज्यादा हर्ट कर रहे हैं. Here he wants everyone to stop for a while in order to see. इसलिए हमारे पॉइंट इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि वो एक ऐसा मोमेंट जब हर चीज स्टॉप होगी and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. और वो ही एक ऐसा मोमेंट होगा जब हम ये समझेंगे, जब हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली हमने क्या अचीव किया है और उस अचीव के लिए हमने कौन सी चीजें हार्म की, कौन सी चीजें लॉस कर. इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू पॉइंट का इंटेंशन ये है कि he also wants people to calm down so that they can stop and see
what they have achieved or lost। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करते करते, ड्यूटीज को कंप्लीट करते करते हमने क्या चीजें अचीव की और कौन सी चीजें हमने लॉस्ट कर दी हैं। हमें ये तब समझ में आएगा जब हम वो 12 काउंट करने के टाइम पर सब चीजों को स्टॉप कर देंगे, तब हम ये चीज एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि क्या चीजें हमने अचीव करी और उन अचीवमेंट्स को पाने के लिए हमने क्या चीजें लॉस कर दी। इसमें अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इस स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। अभी मैंने फर्स्ट में भी आपको बताया एलिट्रेशन में क्या होता है। एलिट्रेशन में रिपीटिशन होता है, द रिपीटिशन ऑफ अ कांस्टेंट साउंड। यहाँ पर बहुत सारे कांस्टेंट साउंड हैं जिनका रिपीटिशन है, इसलिए इस स्टेंजा में एलिट्रेशन होगा। आई होप अब आपको सेकंड स्टेंजा क्लियर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। थर्ड स्टेंजा में अगर हम बात करें, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truth with डेथ। चलिए जानते हैं इसमें हमारे पॉइंट क्या बताना चाहते हैं आपको। इस स्टेंजा में हमारे पॉइंट एक बात आपसे फिर बताना चाहते हैं, जैसे उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में बताया कि सारी चीजें स्टॉप कर देनी है, हमें आर्म्स नहीं उठाने, हमें वेपन्स नहीं उठाने हैं किसी के अगेंस्ट। सेकंड में उन्होंने बताया कि हम इन्वायरमेंट को उस समय हार्म नहीं करेंगे और हम एग्जैक्ट अपने आप को ये जानेंगे कि हमने क्या अचीव किया और उस अचीवमेंट को पाने के लिए हमने क्या चीजें लॉस कर दी। अब चलिए जानते हैं उन्होंने थर्ड स्टेंजा में हमसे क्या पूछा है या फिर क्या हमें बताने का उन्होंने ट्राई किया है। चलिए जानते हैं। The poet asked everyone to stop those activities which are damaging the environment। जैसे इन्होंने बोला ना, those who prepare green wars। यहाँ पर हमारे पॉइंट का मतलब ये है कि environment harms। जी पॉइंट कहना चाहते हैं एवरीवन टू स्टॉप, सबको बंद कर देना चाहिए दोज एक्टिविटीज विच आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, वो चीजें जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं। टुडे ऑल द ह्यूमन बीइंग आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज करने क्यों करते हैं, फॉर मेकिंग मनी, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, पैसे बनाने के लिए हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। तो हमारे पॉइंट हमसे ये कह रहे हैं कि हमें स्टॉप कर देना चाहिए पूरी तरह से इन्वायरमेंट को डैमेज करना। एंड टुडे ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग मनी फॉर डैमेजिंग द एनवायरमेंट विद देयर एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, जिसे हम माइनिंग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स। इस तरह की एक्टिविटीज करके हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, हमें इन चीजों को स्टॉप कर देना चाहिए। The poet asked us not to do so. He also requests people not to involve in wars, as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive। देखिए इन्होंने एक लाइन लिखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन में इन्होंने बताया है, क्या बताया है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। हमारे पॉइंट ये बता रहे हैं कि he also requests people not to involve in wars, कि हमें wars में involve नहीं होना है, as there is no benefit, क्योंकि उसमें कोई भी benefit नहीं है, of achieving such victory। मतलब अगर आपको विजय भी मिल जाती है, अगर आप जीत भी जाते हो तो उसमें आपको कुछ अचीव होने वाला नहीं है, और होता भी है then in which no one is left alive। तो उस अचीवमेंट का आप क्या करोगे जब वहां पर उस अचीवमेंट से आपके साथ एंजॉय करने वाला ही कोई नहीं होगा, जब वहां पर कोई अलाइव ही नहीं होगा, तो उस विक्ट्री का भी क्या मतलब है। यानी हम ये जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट, जो हम अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम खुद को डेवलप कर रहे हैं। बट ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा जब उसे एंजॉय करने वाले लोग ही वहां पर नहीं होंगे।
And he says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth, क्योंकि जो लाइफ होने वाली है वो इस अर्थ से लाइफ को फिनिश कर देगी. He wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the वर्ड. उन्होंने क्या बताया है हमारे पॉइंट ने? हमारे पॉइंट ये बता रहे हैं वॉच अबाउट विद देयर ब्रदर्स. विद द ब्रदर्स का मतलब हमें सभी को अपना ब्रदर्स समझना है और उनके साथ वैसा ही बिहेव करना है. इन द सेज डूइंग नथिंग. वो क्या बता रहे हैं? वॉन्ट्स पीपल टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच. वो चाहते हैं सभी एक नया अप्रोच लें टुवर्ड्स लाइफ एंड मैनकाइंड. ही सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी like brothers and promote, किसे प्रमोट करना है? peace and harmony in the world. इसमें अब बात करते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस की. तो लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एलिट्रेशन है, क्योंकि चीजें इसमें भी बहुत रिपीट हुई हैं. एंड साथ ही साथ यहाँ पर एजोनेंस भी है. एजोनेंस क्या होता है? अभी मैंने पहले फर्स्ट स्टेंजा में आपको एक्सप्लेन किया था. जब वॉवेल साउंड रिपीट होता है तो वहां पर एजोनेंस पाया जाता है. इस यहाँ पर वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है. किस लाइन में हो रहा है? चलिए आप दिखाते हैं. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. वो वॉवेल है जिसका यहाँ पे रिपीटिशन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एजोनेंस होगा. क्लियर है सभी को? और ये जो हमारे पॉइंट लाइन बोल रहे हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अब एक नया, क्लॉथ्स का मतलब है अप्रोच, एक नई मेंटालिटी लानी है. और वो मेंटालिटी क्या है? कि हमें सभी को अपने एनिमीज के साथ भी एज अ ब्रदर बिहेव करना है और प्रमोट करना है पीस को, वॉर्स को नहीं. और हार्मनी को. वॉर्स नहीं, हमें उनके अगेंस्ट नहीं सोचना है. आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे. नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now the poet wants, इसमें क्या बता रहे हैं? Clarify of his readers that when he asked them to stop from saying or doing anything, जब वो बोल रहे हैं कि आपको कुछ ना बोलना है ना कुछ करना है, to become a non-active person, then non-active is a person who remains idle and doesn't do anything. यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, he simply means that we should stop and see the consequence of our deeds. The poet doesn't want to see people being killed due to their greed for money and expansion. Further, he says that people are continuously working to achieve their task without even thinking about their results. What I say, I want should not be confused. यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था? If we were not so single-minded, अगर हम सभी single-minded नहीं हों, अगर हम सभी एक जैसा ही ना सोच रहे हों, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम जिस तरह से अपनी लाइफ को चलाते जा रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है. He says that people are continuously working to achieve their tasks without even thinking about their results. They are in fear of death and therefore want to achieve most of the thing before their death. वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once to do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. हमारे पॉइंट का यहाँ पर मतलब है कि वो सब डर में है, डेथ के डर में है, एंड therefore want to achieve most, इसलिए बहुत सारी चीजें वो अचीव कर लेना चाहते हैं अपनी डेथ से पहले. हम ह्यूमन बींग्स क्यों रस करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपनी डेथ से पहले इन अचीवमेंट्स को कंप्लीट कर लें या फिर हम इन चीजों को पूरा कर लें. Here he requests them to stop for a while and take some moment. वो चाह रहे हैं कि आप थोड़े समय के लिए बस चीजों को रोकिए और रियलाइज करें कि आपने क्या चीजें अचीव कर ली हैं और आपने उसमें क्या क्या चीजें लॉस्ट
कर दी हैं। Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another. सभी लाइफ जीते हैं, सभी की इच्छा होती है एक के बाद एक चीजों को अचीव करने की. But now the poet says it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed. कि हमने कौन सी चीजें अचीव कर ली हैं और हमें क्या चीजें एंजॉय करनी चाहिए. दिस विल हेल्प अस स्किप द सैडनेस, और ये आपकी हेल्प करेगा सैडनेस को स्किप करने में. एंड विच हैज बिकम सो प्रोमिनेंट इन अवर लिव्स, द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉयिंग व्हाट ही हैव अचीव्ड एंड द ग्रीड टू अचीव व्हाट नेक्स्ट इन द लिस्ट टू बी अचीव्ड. हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इसके बाद हमें क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है, और हम उसी दौड़ में लगातार दौड़ते चले जा रहे हैं. पर जब हम चीज़ों को स्टॉप करके सोचेंगे कि हमने क्या अचीव कर लिया है और अभी हमें क्या और अचीव करना है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लॉस्ट कर दी हैं. पॉइंट का सीधा सा इंटेंशन है कि जब हम खुद को जानना स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्ट में हमें तब समझ में आएगा, तब हमें एग्जैक्ट समझ आएगा कि हमने क्या चीजें अचीव कर ली हैं और अभी हमें क्या चीजें अचीव करनी है और हमने क्या क्या चीजें उसे अचीव करने में लॉस कर दी हैं. और तब हम अपने आप को एग्जैक्ट वे में समझ पाएंगे. क्योंकि इस रस से भरी हुई लाइफ में हम सिर्फ एक के बाद एक चीजों के लिए रस करते जा रहे हैं. हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हम कितना लॉस कर रहे हैं. फिफ्थ स्टेंजा पर अब हम आते हैं. जैसा कि इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लें, इसमें भी एलिट्रेशन है, रिपीटिशन है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन होगा. फिफ्थ स्टेंजा में क्या बताया गया है? Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will grow. इसमें क्या बताया? The poet suggests us to teaching from nature. Now the poet suggests that we should learn a lesson from earth. क्यों? During the winters, everything freezes and becomes lifeless. जैसे ही during the winter season आता है, सभी चीजें freeze हो जाती हैं and become lifeless. But when season changes and it's the onset of spring season, everything present in the nature such as the trees, birds, rivers gets life. और जैसे स्प्रिंग सीजन आता है इन सब चीजों में फिर से लाइफ आ जाती है. So here the poet by giving the example of nature wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. कि हमें जो हम चीजों को स्टॉप कर रहे हैं उस समय हमें अपने ही डीड्स को जज करना है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं. They can try and make their life better. वो ट्राई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं with calmness, peace. Finally, he ends up by saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet. जब हम फिर से 12 तक जब तक गिनेंगे तब तक सब चीजें शांत रहेंगी. अब यहाँ देखिए तो वर्ड इन्होंने यूज किया है. Quiet का मतलब है, quiet means to calm down ourselves and move toward the path of peace and harmony. After saying this, he says, I will grow. He says so as he has conveyed his message to to the people and wants them to be left alone to think about it and work in the direction of peace. जो चीजें हैं जो आपको जब आप अलोन होंगे तब आप सोचोगे इन चीजों के बारे में और तब आप उसके बाद जो भी वर्क करोगे वो डायरेक्शन ऑफ पीस की ओर जाएगा. आपको तब वो टाइम मिलने वाला है जिसमें आप स्वयं को जानने वाले हो, स्वयं को पहचानने वाले हो, अपनी लाइफ के बारे में जानने वाले हो कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव कर ली हैं और उस अचीवमेंट को पाने में आपने क्या चीजें लॉस कर दी हैं. तो इसलिए हमारे पोएट इसमें इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ उन्होंने इस पोयम को कंपोज किया था. आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी. लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे पोएट का इंटेंशन था कि हमें वॉर के अगेंस्ट वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि हमें डायरेक्शन ऑफ पीस की ओर जाना चाहिए.
आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे।